नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में आप लोगों को बता दिया था। अब इस क्लास में मैं आप लोगों को स्पेशली कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं। आप सारे आज की क्लास में भी मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा और इसका नेक्स्ट लेक्चर यानी कल की क्लास में भी मैं आपको इसी का न्यूमेरिकल बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप सारे न्यूमेरिकल अच्छे से करते हैं तो आप अपने स्टेट बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ आप नीट लेवल तक के भी आज सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम आरंभ करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेस of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो आप लोगों को खास बहुत ध्यान क्या रखना है कि जो कूलम्ब्स लॉ है ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। कूलम्ब्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए तो इसका कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। हमारे पास दो चार्ज स्फीयर हैं यहाँ पर इस तरीके से। एक बात, मेन बात आपको क्या याद रखनी है कि ये जो है एयर के बीच में रखे हुए हैं, यानी इनके बीच में मीडियम जो है वो एयर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तब हमें क्या करना है, इनके बीच में फोर्स निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ फोर्स के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में, कहीं पर भी फोर्स की डायरेक्शन के बारे में नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो अगर ये दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव चार्जेस या सिमिलर चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इनके बीच में रिपल्शन काम आएगा। और ये मैं आप लोगों को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बता चुका हूं। F21 का मतलब क्या है कि फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज बाय द फर्स्ट चार्ज, एंड F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय द सेकेंड चार्ज। और बोथ ऑफ द फोर्सेस आर अपोजिट टू ईच अदर बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी दोनों के दोनों ही फोर्सेस क्या है, एक दूसरे में मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है। ठीक है, तो इससे हम ये चीज समझे कि फोर्स 12 इक्वल होगा फोर्स 21 के। अब चूंकि ये सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है, ठीक है, वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर हम वेक्टर पोजीशन की बात करते हैं तो अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करता हूं तो ये डायरेक्शन मेरे साथ में कौन सी कंसीडर करना पड़ेगी, नेगेटिव। अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखूं, अगर मैं यहाँ पर वेक्टर नोटेशन लगाऊं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ पर माइनस साइन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेगेटिव साइन क्या करेगा, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि उसकी डायरेक्शन को जस्ट 180 के एंगल पे रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर निकालते हैं। हालांकि हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो हम कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या बोलता है, तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है, तो द वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस, एंड R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। चलिए इसको लिखते हैं। अब साथ ही साथ में मैं आप लोगों को कल लास्ट क्लास में इसके बारे में भी बता चुका हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू हमारे पास में क्या है, तो Q1 की वैल्यू है 2 × 10 टू द पावर -7, और सेकेंड चार्ज की वैल्यू क्या है, तो वो है 3 × 10 टू द पावर -7 कूलम। अब डिवाइड बाय हमको डिस्टेंस के बारे में, तो यहां पर आप लोग समझिएगा कि डिस्टेंस यहां पर हमें सेंटीमीटर में दिए, और सारी जो यूनिट है यानी हम जो इसकी वैल्यू लेते हैं वो SI सिस्टम में लेते हैं, यानी हमें जो है इनके बीच की डिस्टेंस मीटर में लेना पड़ेगी। तो इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मीटर में हम क्या लिख सकते हैं, तो 30 × 10 टू द पावर -2 में इसे लिख सकता हूं। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर साथ ही साथ में मैं इसे 0.3 मीटर लिख सकता हूं। तो ये जैसे आपकी इच्छा, आपको सॉल्व करने में जैसा आपको ज्यादा सुविधा हो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आप किसी भी तरीके से अपना मैथमेटिक्स आप कितने फास्टली कर सकते हो, कितना स्लोली कर सकते हो, ये बात आपके मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो हालांकि मैं ये वैल्यू यूज कर रहा हूं, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 30 × 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर।
क्योंकि हमको डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए। अब सबसे पहली बात तो देखिए, अब यहाँ इसके बाद ये वैल्यूज लिख लिया। अब बहुत सारे बच्चे इसको बड़ा फास्टली कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं, कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स होती है इसके बीच में। लेकिन मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से अरेंज कीजिए। एक अच्छे तरीके से अरेंज ऑर्डर में अगर आप लिख लोगे तो आपके एरर के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे, कम से कम आप गलतियां करोगे। तो वो अरेंजमेंट कैसे करें उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सारी हम क्या कर लेते हैं, वैल्यूज को लिख लेते हैं और 10 टू द पावर को अलग तरीके से लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया 9 इंटू 2 इंटू 3, यानी इन टर्म को लिख लिया हमने। अब डिवाइड बाय, यहां पर देखिए इसका स्क्वायर है, तो यानी 30 को भी मैं कितनी बार यूज करूं, तो 30 को भी मैं कितनी बार यूज करना पड़ेगा मुझे, तो 30 को मुझे यूज करना पड़ेगा 2 बार। ठीक है, 30 को 2 बार यूज कर लिया। अब यहां तक हमने वैल्यूज इनको समझ ली। अब 10 टू द पावर को एक साथ लिख लेते। तो यहां पर समझिएगा, ये मैंने लिखा 10। अब 10 टू द पावर कितनी है, ये है 9। अब ये भी 10 टू द पावर में, तो इसको एक्स्ट्रा लिखने की जगह मैं क्या लिख लेता हूं, 10 टू द पावर -7। फिर यहां पर भी दिखा मुझे 10 टू द पावर -7। अब नीचे को भी देख लेते हैं हम। तो नीचे जैसे हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मुझे नीचे की तरफ यानी डिनोमिनेटर में मिलेगा मुझे 10 टू द पावर -4। इसे मैं ले जाऊंगा न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब यहां पर मैं +4 यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आप अपने क्वेश्चंस को अरेंज कर लीजिए ताकि आपकी गलती होने के चांसेस कम से कम हो। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 3 9 टाइम में यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब नीचे चूंकि देखिए फिर से यहाँ पर हम एक साथ हम सारे काम करते जाएंगे, तो 10 टू द पावर यहाँ पर 2 बच जाएगा। अब 10 टू द पावर 2 डिनोमिनेटर में है, प्लस का है, तो वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -2 बन जाएगा। ठीक है, अब बस इसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास फोर्स कितना आ जाएगा, 3 2 6 इंटू अब 10 टू द पावर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करना बड़ा आसान है। 9 और यहाँ पर 13 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, 9 4 13 और 13 और ये 14, तो -3 हमारे पास में आ जाएगा। यानी 6 इंटू 10 टू द पावर -3, सॉरी फोर्स की वैल्यू है, तो फोर्स की वैल्यू है यानी फोर्स का नोटेशन हमारे पास में किस में आएगा, तो फोर्स हमारे पास न्यूटन में आएगा। तो 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑन चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 2 न्यूटन। ठीक है, फिर इसके 2 क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहली बात तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने क्या लिखा है उसने कि 2 चार्ज पार्टिकल है, तो वही मैं पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक के बीच एक का जो चार्ज है वो कितना दे दिया है, तो वो है 0.4 माइक्रोकूलम एंड अदर वन इज माइनस, ये पॉजिटिव दिया था, एक माइनस दिया था, तो -0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब इनके बीच में यहां पर हम लोगों को मालूम है कि क्या फोर्स लग रहा होगा, तो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होगा। इस चार्ज को अगर मैं जनरली Q1 बोल दूं और इस चार्ज को जनरली Q2 बोल दूं, तो इसके बीच में इस तरफ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अब फोर्स जब इस तरीके से लग रहा होगा तो ये फोर्स ध्यान से समझिए, इसके ऊपर फोर्स इसकी वजह से लग रहा है, तो इस फोर्स का नाम क्या दूंगा मैं, तो फोर्स 1 2, और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा क्योंकि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, और इस फोर्स की वैल्यू होगी, ठीक है, इस फोर्स की वैल्यू हमारे सामने क्या होगी, तो ये फोर्स जो होगा वो होगा फोर्स 2 1 यानी फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज बाय द फर्स्ट चार्ज। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू जो है वो हम लोगों को मैग्नीट्यूड यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दे दिया है, 0.2 न्यूटन का हमको मैग्नीट्यूड दे दिया। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों फोर्सेस के या ये दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल सिंपल सा है, फिर से हम करते हैं। तो कूलम्ब्स फोर्स लिखें तो F इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, क्या है
तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये यूज कर सकता हूँ। चूंकि मुझे क्या यहाँ पर क्या चाहिए डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस को अगर मैं इधर लिख लूँ तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू अब यूज कर लेता हूं मैं, तो Q1 की वैल्यू, या फिर एक और मैं स्टेप बढ़ा देता हूं कि Q1 Q2 बाय यहाँ पर फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब सबकी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब Q1, तो फर्स्ट चार्ज की अगर वैल्यू लिखूं, तो फर्स्ट चार्ज की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो वो लिखना पड़ेगी मुझे 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6। अब यहाँ पर ये चीज वाली समझने वाली बात है कि माइक्रो का मतलब यहाँ पर है, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6, यानी जब भी माइक्रो कूलम या माइक्रो वर्ड का हम आएगा तो माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। ठीक है, अब Q2 हमारे पास में कितना है, तो Q2 है हमारे पास में 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6, क्योंकि वो भी माइक्रो में है, डिवाइड बाय, जब हम फोर्स की वैल्यू लिखेंगे तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 0.2 न्यूटन। अच्छा, अब एक बात आप लोगों को समझने वाली बात है कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर जब इसकी वैल्यू नेगेटिव में है तो आपने यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों नहीं यूज किया। तो बच्चों एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो मैं कूलॉम का जो फोर्स का जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि हमेशा आपको चार्ज की जो भी वैल्यू दी हो, आपको सिर्फ उसकी वैल्यू लिखना है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव साइन का यूज हम फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए करेंगे, ठीक है, कि वो अट्रैक्शन कर रहा है या रिपल्शन कर रहा है। तो ये बात यहां पर ध्यान देने वाली थी। अब सबसे पहली बात तो मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि सबसे पहली बात तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां आपको अरेंज करके बता देता हूं। ठीक है, तो चलिए अरेंज करते हैं। तो अरेंज किस तरीके से करेंगे, तो रेडियस का स्क्वायर, यहां पर फिर से सारी टर्म एक साथ लिख सकते हैं हम। तो क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8। ठीक है, अब डिवाइड बाय, यहां पर देखिए न्यूटन, तो यहां पर कितना था, 0.2 इंटू, अब 10 टू द पावर सारी को लिख लेते हैं, तो 10 टू द पावर यहां पर कितनी है, 9, फिर उसके बाद -6 और -6। ठीक है, इतना ही है, इजी था। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसल और यहां पर ये हो जाएगा 2 टाइम में। ठीक है, अब अगर हम इसको और अच्छी तरीके से सॉल्व कर लें, ठीक है, या और अच्छे से इसको समझें, तो यहां पर आप समझने वाली बात हमारे सामने क्या है कि आर स्क्वायर 9 इंटू, जब मैं इनको मल्टीप्लीकेशन आपस में करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6। ठीक है, 8 टू 16, और यहां पर इसे सॉल्व जब हम करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 12, यानी 10 टू द पावर -3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर हमारे सामने -3। ठीक है, अब 10 टू द पावर -3 हो गया। चलिए अब इसको और अच्छे से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो इधर जाकर क्या बनना है, तो इधर जाकर वो अंडर रूट बनना है। तो अंडर रूट बनाएंगे तो 9 इंटू, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, पॉइंट अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ, नीचे एक 0 बढ़ाता हूँ, तो ये इधर जाएगा, तो एक्चुअली इसकी पावर को +-4 कर देगा, तो ये 10 टू द पावर -4। अब बस इसका हम आसानी से स्क्वायर रूट जानते हैं। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4, और यहाँ पर हो जाएगा 10 टू द पावर -2। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 10 टू द पावर -2। अब ये मीटर में हमारे सामने आंसर आया है, तो आप यहाँ पर मीटर में आंसर दे सकते हो, या आप चाहो तो इसी को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक्चुअली 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर ही होता है, या फिर हम इसी का आंसर क्या लिख सकते हैं, 12 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा इसका आंसर, यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे के बीच में जो होंगे वो कितने डिस्टेंस पर होंगे, तो वो 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होंगे एयर और वैक्यूम में या फ्री स्पेस पे। अब अगला क्या दिया है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। तो देखिए अब फोर्स की यहाँ पर अपने को दिखा है कि फोर्स, तो व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स का जो क्वांटिटी है वो तो पक्का है कि 2 न्यूटन ही होगी,
ठीक है। अब 2 न्यूटन का ही फोर्स है, लेकिन साथ ही साथ में हमको यहाँ पर डायरेक्शन भी बतानी है। तो अगर मैं इस तरीके से अपने एक्सिस के अलोंग अगर ये डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करता हूं, तो मुझे ये डायरेक्शन नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगी। ठीक है, तो अब मुझे यहां पर फोर्स को रिप्रेजेंट करके बताना पड़ेगा। तो फोर्स 1/2। ठीक है, यहां पर ये चीज समझिएगा कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय द सेकेंड चार्ज, तो वो कितना है, यहां पर 0.2 न्यूटन का हमारे पास फोर्स है। ठीक है, यहां पर समझ में आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा, लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है कि सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, यानी हमें ये फोर्स की वैल्यू निकालना है। तो ये फोर्स हमारे सामने क्या आ जाएगा, तो F21 कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा -0.2 न्यूटन। अब नेगेटिव साइन किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ये डायरेक्शन हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं, नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके बताना है, अगर आपसे उस फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपसे डायरेक्शन भी पूछ ली जाए तो। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, 4 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू, ठीक है, दिस चार्जेस आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इसका ड्रॉ किस तरीके से बनेगा वो देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम, एंड 1 चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर। ठीक है, अब इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करके बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोग जब भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करें तो बहुत अच्छे से सोचिएगा। आप बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल या फिर पीछे चलने लगे कि खूब सारा पेन चलाकर न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे, पहले उस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से अपना माइंड लगाइए, दिमाग लगाइए किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए, तो सबसे पहले इनके सबकी डायरेक्शंस देखते हैं। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें मालूम है कि दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच में रिपल्शन होगा और इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। और ये फोर्स को मैं कितना लिख लेता हूं, तो ये फोर्स है FA, यानी फर्स्ट कॉर्नर की वजह से या पहले कॉर्नर की वजह से हमारे पास में इस चार्जेस के ऊपर फोर्स लग रहा है। अब ये दोनों भी एक्चुअली कैसे चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अब दोनों भी अगर एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स की वैल्यू हम लिख लेते हैं FC। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा इन दोनों के बीच में देखिए, अगर ये स्क्वायर है तो एक बहुत अच्छा सिमेट्रिसिटी यहां पर बन रही है। क्या सिमेट्रिसिटी बन रही है, दोनों के चार्ज की वैल्यू सेम, ये दोनों की डिस्टेंस भी सेम होगी। ठीक है, दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम। ठीक है, यहाँ पर इससे अगर कंपेयर करेंगे तो ये यहाँ पर Q1 Q2 करेंगे और कूलॉम के लॉ के हिसाब से Q1 Q2, और डिस्टेंस भी दोनों की सेम है, और यहाँ पर इन कोई डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, एक दूसरे के फोर्सेस को, इफेक्ट को खत्म कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है 5 न्यूटन का, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है 5 न्यूटन का। इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0, यानी दोनों के फोर्सेस ने एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया। इसी तरह से अगर इसके ऊपर देखें तो यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी ये इस बार क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू कॉर्नर D या चार्ज D की वजह से। और इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर ही लगेगा, और ये किसकी वजह से लगेगा, तो ये लगेगा हमारे पास B की वजह से। ठीक है, तो फिर से ये दोनों अगर हम देखेंगे तो दोनों Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम है, यानी ये दोनों ही एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसका मतलब अगर हम देखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स का नेट इफेक्ट अभी हमें कितना देखने को मिल रहा है, तो फोर्स का नेट इफेक्ट हमको यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है, 0, यानी यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0, यानी कि हमारे पास ये जो फोर्स लग रहा था
कि सेंटर वाले के ऊपर टोटल नेट चार्ज कितना या नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो वो नेट फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, 0 फोर्स लग रहा है। तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे समझने वाली थी, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बच्चे बस लगाने लग जाते हैं Q1 Q2, फिर वो रेडियस निकालेंगे, फिर डायरेक्शन निकालेंगे, फिर उसको देखेंगे 0। तो बहुत कुछ क्वेश्चन हर बार क्या होगा कि आप लोग डायग्राम में ही बहुत अच्छी जानकारी उस क्वेश्चन के प्रति निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहां पर ये चीज समझिए कि व्हाट इज द मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि दो चार्जेस जो हैं, दो पॉइंट चार्जेस जो हैं, वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। और अब यहां पर इनके बीच में हमें मिनिमम यानी सबसे छोटा सा छोटा इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो कितना लग सकता है। तो अब हमने देखा कि यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, या हम कुलाम्स फोर्स के हिसाब से देखें, तो अगर इनके बीच में एयर है तो इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ये तो फिक्स हो गया। साथ ही साथ में अब ये जो फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो Q1 Q2 बाय r², यानी Q1 Q2 क्या है, यानी चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ में उनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर चूंकि अगर हम क्वेश्चन देखें तो उसने 1 मीटर यानी इसको तो कांस्टेंट बोल ही दिया कि 1 मीटर, हम इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते इनके बीच के। हमारे पास में अभी उसने कहीं पर भी इस क्वेश्चन में क्या नहीं बोला है, तो उसने हमें चार्ज के बारे में कुछ नहीं बताया, यानी कि हमें जब अगर F मिनिमम निकालना है तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू भी मिनिमम होना चाहिए। अब चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू कितनी होती है, तो चार्ज की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो होती है 1 इलेक्ट्रॉन के पास। इसका मतलब हम दोनों यहां पर इस जगह पर, दोनों जगह पर किसकी वैल्यू लिखें, किसको प्लेस करें, इलेक्ट्रॉन को प्लेस करें। तो अगर यहां पर भी इलेक्ट्रॉन प्लेस किया, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन प्लेस किया, तो दोनों सिमिलर चार्जेस होगा और दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। अब दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब इस चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और यहां पर भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब सीधी सी बात है, फोर्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट यहां पर यूज कर रहा हूं, तो फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। अब यहां पर Q1 Q2 तो 1.6 × 10⁻⁻19। अब चूंकि दोनों सेम है तो उसका स्क्वायर यूज कर सकता हूं, और डिस्टेंस यहां पर 1 मीटर का स्क्वायर। अब बस फिर से इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 का स्क्वायर होगा हमारे पास में 256। तो 2 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 256, और यहां पर आगे इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10⁻9। ठीक है, अब यहां पर इसका स्क्वायर है तो उसका डबल, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 38। इतनी बात आसानी से सभी को समझ में आई। नीचे 1 का तो स्क्वायर, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो 54 4 5 0 5 9 2 18 और 23 पॉइंट यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 10⁻⁻29। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब एक पॉइंट के बाद लिखना है, तो पॉइंट को अगर मैं एक इधर खसकाऊंगा तो 1 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.304 इंटू 10⁻⁻28 न्यूटन। तो ये होता है मिनिमम फोर्स की वैल्यू, यानी दो इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं तब उनके बीच में उससे छोटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं हो सकता, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी 2.304 इंटू 10⁻⁻28 न्यूटन। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन एक अच्छा था। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, यानी इसके पास इसका एक डायग्राम होगा, वो डायग्राम क्या है तो कुछ इस तरीके से। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम टू चार्ज्ड पार्टिकल आर फ्री टू मूव, ठीक है, at one point however a third charge particle can be placed such that all three particles are in equilibrium, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा कि हमारे पास में यहाँ पर दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस कुछ इस तरीके से रखे माइनस क्यू, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों हमको दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, यानी इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। यानी ये जैसे ही मैं इसको अगर पकड़ के जब तक रखा हूं, तो हमने पकड़ के रखा, इन्हें जाने नहीं दे रहे, लेकिन जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये एक दूसरे से बाहर जाने, मतलब एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ठीक है। अब एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो क्वेश्चन भी इसी तरीके से, अकॉर्डिंग टू डायग्राम द चार्ज पार्टिकल फ्री टू मूव, यानी कि ये दोनों फ्री है मूव होने के लिए, ये जा सकते हैं, लेकिन हमको एक तीसरा पॉइंट एक ऐसी जगह पर रखना है, यहाँ पर तीसरा एक चार्ज पार्टिकल हमें एक ऐसे प्लेस पर रखना है कि जिसकी वजह से ये जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, तो बच्चों ये चीज़ समझिए। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि इसके, जैसे अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये अगर इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर मैंने इसके ऊपर रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो फोर्स है, यानी इसका जो वेट है वो कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, और इतना ही फोर्स मैं कहाँ लगा रहा हूँ, ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ, इसे संभाले रखने के लिए। इसका मतलब क्या है कि इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स के इक्वल है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। या फिर हम इसके ऊपर इनडायरेक्टली अगर इसको बोले तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अभी इसके ऊपर नेट फोर्स 0 दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, क्योंकि इस डायरेक्शन में। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर हम उसे रख देते हैं तो वो कहीं पर भी उसके ऊपर फोर्स लगना नहीं चाहिए। नेट फोर्स मतलब फोर्स तो भले कितने भी लगे, लेकिन सारी डायरेक्शन के फोर्स कितने होना चाहिए, उनका नेट इफेक्ट कितना होना चाहिए, 0। या फिर हम बोल सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेस पर रखे हुए रहना चाहिए, हमें चलते फिरते नहीं दिखना चाहिए, तो उसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे, ठीक है। तो अब इसके बारे में हमसे 3 अलग अलग राय पूछी गई है। क्या पूछी गई है, इज दैट पॉइंट टू बी लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट 2 पार्टिकल्स, ठीक है, टू देयर राइट और बिटवीन देम। मतलब हम जो तीसरा पार्टिकल है इनके पूरे लेफ्ट साइड में रखेंगे, राइट साइड में रखेंगे, या मिडिल में रखें, ठीक है। फिर सेकेंड हमसे पूछा गया है कि शुड द थर्ड पार्टिकल बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड, मतलब तीसरा जो पार्टिकल आप जो रखने जा रहे हो वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए या नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। थर्ड है कि इज द इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल। खैर ये थर्ड स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि चार्ज कैसा होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर अगर हमने नेगेटिव चार्ज रखा, हम नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज को अगर मैं इस तरफ रखता हूं, तो अगर ये भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा, मतलब ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, रिपेल कर सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये इसकी वजह से क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, कि इसके ऊपर इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स एक दूसरे के क्या हो जाए, इक्वल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस चार्ज के ऊपर देखूंगा, तो इस चार्ज के ऊपर देखूंगा तो इसकी वजह से इसको रिपल्शन लगेगा और इसकी वजह से भी इसको रिपल्शन, इसका मतलब ये यहाँ खड़ा नहीं रह सकता, और अगर ये इधर जाएगा तो इसके फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी और ये भी वहां पर स्टेबल नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज के यहाँ रखे जाने की वजह से तो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ सकता। अच्छा, अगर हम मिडिल में रखें तो अगर हम बीच में अगर नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में, तो हम क्या करेंगे, ये रिपल्शन को और नहीं बढ़ा देंगे, रिपल्शन को और बढ़ा देंगे तो और आसानी से ये जाएंगे, ठीक है। पहले ही तो इन दोनों के बीच में अगर इस चार्ज के ऊपर देख रहे हैं तो इसके ऊपर इसकी वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक और लगेंगे तो एक और डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी ये रुका हुआ तो हमें नहीं लग सकता। इसी तरीके से हम राइट में देखेंगे तो यहां पर भी, यानी हम ये देख सकते हैं कि यहां पर हमने एक चीज का तो पता लगा लिया कि नेगेटिव चार्ज आप कहीं पर भी प्लेस्ड कर दो, यहां पर नेगेटिव चार्ज के प्लेसमेंट की वजह से क्या होगा,
कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए अब कोशिश करते हैं हम दूसरा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यहां प्लेस करता हूं, तो पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं यहां प्लेस करता हूं तो तीनों के ऊपर हमें इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर देखूंगा तो एक अट्रैक्शन फोर्स इधर आएगा, साथ ही साथ में इसके ऊपर भी अट्रैक्शन इस तरफ लगेगा, ठीक है, इस चार्ज की वजह से। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो ये इधर लगेगा और इसकी वजह से रिपल्शन इधर लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में आ सकता है तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आएगा, और ये इसका इक्विलिब्रियम बिगड़ेगा, यानी इनके बीच की जब डिस्टेंस बिगड़ेगी तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि फोर्स में नीचे आर स्क्वायर भी आता है, तो इसकी वजह से इसका भी इक्विलिब्रियम बिगड़ा है, मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ सकते। तो क्या इसी तरीके से यही पोजीशन पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं राइट साइड में रख देता हूं दोनों के, तो भी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ सकते। लेकिन कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम स्टेट कहां पर आ सकती है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट जब आ सकती है कि जब हम क्या कर दें, कि जब हम पॉजिटिव चार्ज को बीच में रख दें। अच्छा, अब पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं यहां कहीं बीच में रखता हूं, ठीक है, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैर हम रखते हैं, तो अब थोड़ा सा समझिएगा कि ये इन दोनों के बीच की वजह से, तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन इन दोनों नेगेटिव चार्जेस की वजह से। अब ये बीच में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसकी वजह से फोर्स इधर लग रहा होगा। ठीक है, तो एक फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा होगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। सेम इसी तरह से देखें तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब साथ में इस थर्ड पार्टिकल को भी हमको देखना पड़ेगा जिसको हम प्लेस्ड कर रहे हैं, तो इस पार्टिकल के ऊपर क्या होगा, तो इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन। अब क्या यहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन सकती है, तो हमें पता लग रहा है कि हाँ बन सकती है। हो सकता है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के बराबर हो जाए, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दे, ठीक है, या ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हो जाए, एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर दे, यहां पर भी एकदम खत्म कर दे, यहां पर भी एकदम खत्म कर दे। तो हमारे सामने एक बात तो पता चल गई कि बीच में, यानी दोनों अगर सिमिलर चार्जेस है, तो बीच में एक कंडीशन ऐसी बन सकती है जहां पर ये तीनों के तीनों चार्जेस के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो सकता है। इसका मतलब अगर हम ये चीज तो समझ गए कि अगर दोनों चार्जेस नेगेटिवली हैं, ठीक है, दोनों चार्जेस अगर नेगेटिवली चार्ज्ड हैं तो बीच में पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा, और अगर दो चार्जेस पॉजिटिवली है तो बीच में नेगेटिव चार्ज रखने की वजह से वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ सकता है। ये चीज समझ पा रहे हो कि अगर सिमिलर चार्जेस है तो हमें उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए अगर हमें बीच में कोई चार्ज रख रहा हो तो वो दोनों चार्जेस के कंपैरिजन में अपोजिट चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये चीज तो पता चल गया कि जो हमारा चार्ज है वो कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था। साथ ही साथ में हमें ये भी पता चल गया कि हम क्या होगा, हमें जो कहां पर, तो हमारा जो चार्ज है वो कहां पर रखना पड़ेगा, उन दोनों के बीच में रखना पड़ेगा। अच्छा, अब थर्ड कंडीशन हम देखते हैं कि इज द इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल। अब स्टेबल और अनस्टेबल को यहां पर हम समझते हैं। अब स्टेबल और अनस्टेबल को अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, कुछ इस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पर क्या है कि ये मेरे पास में जैसे एक ये डस्टर है, इसको मैंने कुछ इस तरीके से यहां पर खड़ा कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से। अच्छा, अब मैंने जैसे इसको यहां पर खड़ा कर दिया तो ये इसकी एक स्टेट है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अगर यहां पर इस तरीके से हिला देता हूं, अब थोड़ा सा इधर से हिला दूंगा तो ये इस तरीके से, क्या खुद ब खुद अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ पाया? ये नहीं आ पाया। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा हिलाता हूं या अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं तो इसका इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा, और इक्विलिब्रियम अगर बिगड़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा होगा, अनस्टेबल। यानी हम थोड़ा सा ही चेंजेस करें और इसका इक्विलिब्रियम बिगड़ जाए तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसा होता है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने इसको धागे से यहां पर इस तरीके से बांध दिया। अब ऊपर से धागे से इस तरीके से बांध दिया तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब इसको थोड़ा सा मैंने इधर से यहां पर ऐसा करा, अब थोड़ा सा ऐसा करने के बाद वापस छोड़ा, तो ये आप क्या देखोगे कि ये खुद ब खुद अपने ओरिजिनल स्टेट में फिर से आ गया।
तो ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम है कि इसमें हमने चेंजेस करा, लेकिन हमारे चेंजेस की वजह से ये अपने आप को वापस से रीगेन कर लेता है। ठीक है, तो ये रीगेन कर लेता है। ये इक्विलिब्रियम का जो पूरी कंडीशन है वो कहां पर हमने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम नीचे की तरफ से अगर यहां पर कर देते हैं तो जो यहां पर फोर्स, यहां पर जो कनेक्शन है, तो ये एक टॉर्क ऐसा क्रिएट होता है कि जो इसको घुमा के इसका इक्विलिब्रियम को बिगाड़ देता है। लेकिन जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर अगर हम इसका इक्विलिब्रियम स्टेट बनाते हैं, ठीक है, या यहाँ पर इसको अगर मैंने यहाँ पर रोटेशन ऑफ, मतलब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मैं रखता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा टॉर्क जनरेट करेगा, खुद ब खुद इसको स्टेबल स्टेट में ले आएगा। ठीक है, तो खैर हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताना चाहता था। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि हम इसे थोड़ा सा फ्लक्चुएट करें, इसके पोजीशन में थोड़ा सा चेंजेस करें और ये वापस अपनी पोजीशन को, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर ले, वापस आ जाए। तो क्या ऐसा यहां पर हमें होते हुए दिख रहा है? तो देखिए, थोड़ा सा बोले कि सर अगर हमने यहां पर बीच में रख के इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में कहीं ना कहीं लाए, अब मैंने इसको थोड़ा सा, क्या हो गया कि ये जो यहां था, तो थोड़ा सा इस चार्ज को मैंने यहां पर खसका दिया। तो इस चार्ज को थोड़ा सा यहां पर खसका दिया, तो क्या अब ये वापस से अपना खुद का इक्विलिब्रियम स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं? तो देखते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गई, कम, यानी अब यहां पर क्या होगा, पहले तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन इतना लग रहा था और यहां पर की वजह से इसका इक्वल फोर्स इधर लग रहा था, लेकिन हमने डिस्टेंस कम करी तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू बढ़नी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के पास आ गए और साथ ही साथ में इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई। अब चूंकि एक चार्ज है जिसके इस तरफ फोर्स की वैल्यू कम हो गई और इस तरफ फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो सीधी सी बात है, एक पार्टिकल है जिसके ऊपर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का और इस डायरेक्शन में 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो बड़े वाले की तरफ और 3 न्यूटन का आएगा। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स, इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी नेट फोर्स 0 नहीं है और नेट फोर्स 0 नहीं है, इसका मतलब ये अब इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहेगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में तो आ गए तीनों पार्टिकल बीच में पॉजिटिव चार्ज रखने की वजह से, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब इनकी पोजीशन को अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो इनका इक्विलिब्रियम पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ताश के पत्ते एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, अगर हम कहीं से सोचते हैं कि एक पत्ते को अगर हम हिला दें तो पूरी बिल्डिंग भरभरा के क्या हो जाती है, उसकी गिर जाती है। तो वो स्टेबल किस तरीके से, तो वो अनस्टेबल कहलाएगा। तो यहां पर ये इसका स्टेबल भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों काफी अच्छे से आप लोगों को इन दोनों वर्ड का मीनिंग समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं कि a charged Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q. ठीक है, show that the system of 3 charges will be equilibrium. Q is equal to 4 Q by 4. चलिए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि अब हमारे पास में क्या है, 2 चार्जेस हैं, 2 चार्जेस, एक चार्ज यहां पर मान लेते हैं और एक चार्ज यहां पर मान लेते हैं। अब 2 इक्वल चार्जेस हैं और 2 इक्वल चार्ज कौन कौन से हैं, वो है कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू। ठीक है, मान लेते हैं अभी ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, सेम। ठीक है, अब सेम फोर्सेस हैं। ठीक है, अब सेम फोर्सेस है और याद में रखिएगा इक्वल फोर्सेस हैं, तो हमको जो तीसरा जो चार्ज पार्टिकल है वो अब इनके बीच में रखना पड़ेगा और दोनों से कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, मतलब नेगेटिव। तो सीधी सी बात है, अब हमें समझ में भी आ रहा है कि हमारा जो ये Q की वैल्यू जो होगी वो कैसा चार्ज होगा, वो नेगेटिव चार्ज होगा। अगर इसी तरह से ये दोनों अगर नेगेटिव चार्ज होते हैं तो हमारा जो Q चार्ज है जिसकी वैल्यू जो बीच में रखा जाना है वो अब पॉजिटिव होगा।
तो हमें ये बताना है कि जो बीच में हमने जो एक चार्ज रखा है एकदम सेंटर में, यहाँ पर एक चीज बात रखिएगा कि प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू इक्वल चार्जेस, यानी दोनों सेम चार्जेस के एकदम बीच में रख दिया। अब बीच में ये रख दिया तो ये तीनों इस तरीके से हमने अरेंज करा है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। अब चूंकि अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है, तब हमें बताना है कि ये जो चार्ज रखा होगा ये चार्ज इक्वल होगा Q/4 के। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात तो अभी हम लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। अब सबसे पहले अगर इसको समझ लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से इसके बीच में इधर रिपल्शन हो रहा होगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में ये अट्रैक्शन हो रहा होगा और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि हमें बोल दिया है कि ये जो कंडीशन है वो किसकी बन रही है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। मतलब राइट हैंड साइड में जो फोर्सेस है वो लेफ्ट हैंड वाले फोर्सेस के इक्वल होने चाहिए। इसी तरह से हम इसके ऊपर देख लें तो इसके ऊपर यानी इसकी वजह से इसके ऊपर रिपल्शन इस डायरेक्शन में लगेगा और इसके बीच में अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा और दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तभी तो दोनों एक दूसरे की वैल्यू को कैंसिल आउट कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर? साथ ही साथ में इस थर्ड फोर्स की वजह से देखेंगे तो ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा होगा, फिर से दोनों एक दूसरे के इक्वल, यानी इसके ऊपर भी नेट फोर्स है 0। तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0, इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0, इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0, सभी के ऊपर नेट फोर्स 0 हो रहा है। अब सभी के ऊपर नेट फोर्स 0 हो रहा है तो बोले सर इस क्वेश्चन को हम किस चार्ज को लेकर सॉल्व कर सकते हैं? क्या इसको लेकर कर सकते हैं, क्या इसको लेकर कर सकते हैं, क्या इसको लेकर कर सकते हैं? तो हम किसी भी इनमें से किसी भी चार्ज को लेकर हमारे जो प्रॉब्लम है, जो हमारा जो आंसर है वो हम ला सकते हैं। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि किसी की वजह से करना आसान होता है किसी चार्ज को लेकर और किसी चार्ज को लेकर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो कब क्या होगा उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसी को मैं 2 बार आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, एक बार मैं इस चार्ज की वजह से आपको सॉल्व करके बताता हूं और एक बार इस चार्ज की वजह से। हालांकि इसका और इसका सेम ही फिनोमिना बनेगा। तो पहले इसकी वजह से सारे फोर्सेस देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स जो रिपल्सन फोर्स है वो इस कैपिटल क्यू की वजह से आ रहा है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, यानी राइट हैंड साइड फोर्सेस ऑलवेज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड फोर्सेस, अगर इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है तो। ठीक है, तो इतना इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू मैं निकालता हूं, तो इस डायरेक्शन का फोर्स मान लेते हैं। ठीक है, सेम। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स है तो वो रिपल्सिव फोर्स है, उसकी वजह से आ रहा है, तो वो हम लिख सकते हैं कूलम्ब कांस्टेंट को हम एक्चुअली C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो C Q और फिर वहां से एक और Q, तो Q का स्क्वायर बाय, अब इनके बीच की डिस्टेंस तो यहाँ पर एकदम बीच में रखा हुआ है, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस को मैं R कंसीडर कर लेता हूँ और ये वाली डिस्टेंस को भी R कंसीडर कर लेता हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये टोटल डिस्टेंस अब हमारे पास में क्या आ जाएगी? तो वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास में 2R का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ये इसके इक्वल है, तो वो हमको देखना हो। तो कूलम्ब कांस्टेंट Q, फिर ये वाला Q, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, या डिस्टेंस इनके बीच की, तो डिस्टेंस कितनी है? R स्क्वायर। अब इसको बेसिकली अगर हम सॉल्व करें तो इससे ये कैंसल, ये स्क्वायर से ये कैंसल, हमें चूंकि Q की वैल्यू निकालना है तो Q बाय यहाँ पर हो जाएगा 4R स्क्वायर और यहाँ पर Q बाय R स्क्वायर। अब इससे ये आप कैंसिल करोगे तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? तो Q की वैल्यू आ गई हमारे पास Q बाय 4। इसका मतलब ये है कि जो मिडिल वाला चार्ज है उसकी वैल्यू जो होना चाहिए वो Q बाय 4 के इक्वल होना चाहिए और इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वो नेगेटिवली चार्ज्ड होना चाहिए अगर दोनों पॉजिटिवली चार्ज है तो। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ से हमने सॉल्व करा। अब क्या मिडिल वाले से सॉल्व करके हम यही आंसर ला सकते हैं? तो चलिए कोशिश करते हैं। अब इसके बीच में इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हमको मालूम है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन, तो इस डायरेक्शन का फोर्स निकालते। तो C Q Q, तो C
क्यू क्यू और बीच में उनके बीच की डिस्टेंस कितनी कंसीडर करी हमने r, तो r स्क्वायर। फिर यहां पर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो c फिर से वही क्यू क्यू बाय उनके बीच की डिस्टेंस वही। तो अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर इसको सॉल्व करके सब एक दूसरे के इक्वल यानी 0। अब 0 तो यहां पर हम लोगों के पास आंसर लाना कॉम्प्लिकेटेड है, हम मिडिल वाले चार्ज से फोर्स की वैल्यू नहीं ला सकते। ठीक है, तो अब ये चीज यहां पर अब थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर वहां पर एग्जाम में समझना पड़ेगा कि कब हम क्या करें। तो एक चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या रहेगी कि जब भी वो आप लोगों को मिडिल में रखे चार्ज की वैल्यू के बारे में अगर आप लोगों से पूछ रहा है कि वो चार्ज की वैल्यू कितनी होना चाहिए, चार्ज की वैल्यू एक्चुअली कितनी होना चाहिए, तब आप कॉर्नर वाले चार्जेस को लेकर क्वेश्चन करें, आपका आंसर आएगा। लेकिन जब वो आपको इस चार्ज की इस पॉइंट की पोजीशन पूछे कि कहां रखें, बीच में कहां रखें, इससे कितनी दूर रखें, तब आप मिडिल वाले को सॉल्व करके करोगे तो ज्यादा आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ये समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों यहां पर आप लोगों को काफी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन, ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमारे पास 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि 2 पार्टिकल हैविंग चार्जेस +8q एंड -2q आर फिक्स्ड एट डिस्टेंस l। ठीक है, फिर सॉरी तो चलिए अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते करते मैं आप लोगों को बताते भी जाता हूं। तो हमारे पास 2 चार्जेस है, एक चार्ज क्या है +8q यानी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा हमारे पास में क्या रखा हुआ है तो वो रखा है -2q और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है कैपिटल L। ठीक है, सीधी सी बात है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। ठीक है, अब L, अब वेयर इन द लाइन ज्वाइनिंग, तो लाइन ज्वाइनिंग यानी इन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन यही है। ठीक है, ठीक है, ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस द प्रोटॉन, अब याद रखना है उसने क्या बोला है प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन बी प्लेस्ड सो दैट इट इज इक्विलिब्रियम, इज दैट स्टेबल और अनस्टेबल। यानी अब प्रोटॉन को इस लाइन ज्वाइनिंग, ये जब इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो इसको कौन सी ऐसी किस जगह पर रखें कि ये आसानी से पूरा का जो पूरा सिस्टम है वो कैसा हो जाए, जो पूरा सिस्टम है वो किस तरीके का हो जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में कहां पर आ सकता है। चलिए, तो देखिए प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं यहां पर रखता हूं तो अब सीधी सी बात है, पॉजिटिव चार्ज को अगर मैंने यहां पर रखा तो जैसे ही मैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, डिस्टेंस भी कम, अब ये इनके बीच की डिस्टेंस कम है तो ये इसको ज्यादा जल्दी रिपेल नहीं करेगा। अब ज्यादा जल्दी रिपेल करेगा इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहां रखेंगे तो ये इसका चार्ज बड़ा होने की वजह से इसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा लगेगा इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से और ये उधर भाग जाएगा। यानी इस तरफ तो हम नहीं रख सकते, क्या हम बीच में रख सकते हैं इस बार? तो चलो बीच में रख के देखते हैं। तो यहां पर भी अगर जैसे पॉजिटिव चार्ज को अगर मैंने यहां रखा तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो क्या इक्विलिब्रियम स्टेट बन रहा है? नहीं बन रहा, क्योंकि सारे फोर्सेस की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, यानी इसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। क्या हम इस तरफ रख के ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो हमने पॉजिटिव चार्ज को अगर इस तरफ रखा तो समझिएगा कि पॉजिटिव चार्ज को अगर हमने इस तरफ रखा तो पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन ये डायरेक्शन में, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई, क्या कि जो पॉजिटिव के बीच में जो फोर्सेस होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन यानी इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव इस डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही है? यानी यहां पर हमारे पास कौन सी कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ सकती है। ठीक है, तो हमें यहां अब लेकिन हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उसकी पोजीशन, उस पॉइंट की पोजीशन हमें निकाल के बतानी है। तो उस पॉइंट की पोजीशन हम कैसे निकालेंगे? चलिए एक चीज तो समझ गए, हमें हमारे चार्जेस को कहां रखना है। ठीक है, चलिए तो मैं फिर से एक और बार आप लोगों के लिए डायग्राम बनाता हूं और सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा।
एक चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है +8q, और दूसरा चार्ज हमारे पास में यहाँ पर है जिसकी वैल्यू कितनी है -2q, और थर्ड पार्टिकल जिसको मैं यहाँ पुट करूँगा और जो कि है E यानी प्रोटॉन के बराबर। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है, ठीक है, यानी चार्ज की वैल्यू तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या होगा कि वो वैल्यू पॉजिटिवली होगी। तो यहाँ पर मैं इसलिए E से शो कर रहा हूँ। इनके बीच की डिस्टेंस उसने हमें L बोल दिया, और यहाँ की ये वाले डिस्टेंस हम कितनी मान लेते हैं x। अब सीधी सी बात है, फिर से हम इस क्वेश्चन को किसके क्या हम इस चार्ज के हिसाब से, क्या इसके हिसाब से, क्या इसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर इस चार्ज की वैल्यू के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। फिर से मैं इसको आपको दो तरीके बताऊंगा, एक तरीका ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, और एक थोड़ा सा टफ होगा, या हो सकता है उस तरीके से हम क्वेश्चन ना कर पाएँ। तो अभी मैं उस ई के हिसाब से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए, तो इसके ऊपर देखेंगे तो चूंकि ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा, ठीक है, और साथ ही साथ में ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। मैं यहां पर नीचे करके बताता हूं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा समझिएगा, तो ये वाले फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होंगे अगर ये इक्विलिब्रियम में है। तो यहां पर हम वही फॉर्मूला, तो कूलम्ब कांस्टेंट C Q1Q, तो 2QE, E वैल्यू रख दी मैंने प्रोटॉन की, डिवाइड बाय इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, ये x², ठीक है। साथ ही साथ में अब यहां पर मैं इसको ये वाले रिपल्सिव फोर्स की बात करूं, ठीक है, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो C जस्ट 8Q, ठीक है, 8Q इंटू E डिवाइड बाय L प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से यहां तक ये टोटल ये डिस्टेंस चाहिए हमको, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस L, और ये x यानी L प्लस x का होल स्क्वायर। चलिए इसको कैंसिल आउट करते हैं कुछ, यहां से ये कैंसिल, QE से QE कैंसिल, और यहां से 2 1 ज़ा 2 और ये 2 4 ज़ा, ठीक है। इतना इजीली हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब इसको मैं इधर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा L प्लस x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x² इज इक्वल टू 4 बचा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले को खोल मत लेना, क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ा सा अपने दिमाग लगा, दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट, यानी इसके 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा L प्लस x, और ये x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 और उधर जाकर यानी इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा L। इसका मतलब हमने इस तरफ इस पोजीशन जो होगी यानी प्रोटॉन की पोजीशन इस चार्ज से यहाँ तक कि ये डिस्टेंस हमने एक्चुअली x मानी थी, तो हमको जो सेकेंड चार्ज या -2q जो चार्ज था उससे हमें राइट साइड में L डिस्टेंस पर हमारे प्रोटॉन को क्या करना पड़ेगा, प्लेस्ड करना पड़ेगा। आई बात सभी को समझ में। अच्छा, यहां पर अगर आप समझो तो देखो एक्चुअली क्या होता है, जब हम इसका अंडर रूट निकालते हैं, जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट में जो भी वैल्यू होती है वो प्लस माइनस में आती है, यानी +2 और -2 आना था। तो +2 तो हमने यूज कर लिया, -2 का क्या हुआ, तो -2 से भी हम यूज करके देखते हैं। तो यानी हमारे पास में क्या हो जाएगा कि L प्लस x डिवाइड बाय x इज इक्वल टू -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इस तरफ इसको तो -2, वो उधर जाएगा, समझ पा रहे हैं सभी लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L प्लस x, ये इधर मल्टीप्लीकेशन होकर हो जाएगा -2x, ठीक है। अब ये उधर जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू एक्चुअली कितनी आ जाएगी, तो 3x इज इक्वल टू L माइनस, ठीक है, यानी L इज इक्वल टू माइनस का L/3। तो एक ये भी आंसर आया हमारे पास। अब ये आंसर आया, अब माइनस का मतलब क्या, यहाँ पर क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पर हमने जब इस डायरेक्शन में x की वैल्यू को अगर हमने पॉजिटिव कंसीडर करा, तो इस डायरेक्शन में मतलब अब हमें एक और फॉर्मूला यानी हमारे प्रोटॉन को अगर हम यहाँ रखते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब हुआ इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अब समझने वाली बात है
कि जब मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो हमने फिजिक्स की क्यूरीज को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज किया, तो मैथमेटिक्स ने हमें दो सॉल्यूशन दिए, आप ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, लेकिन फिजिक्स ने बोला कि जो रिक्वायर्ड कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, वो इसके ऊपर एप्लीकेबल या इस सिचुएशन को लेकर फुलफिल नहीं होगी, वो इस सिचुएशन को लेकर फुलफिल होगी। ठीक है, तो इसलिए हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग इस फिनोमिना को या इस थ्योरी को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, मानते नहीं या गलत मान लेते हैं, और हमारा सही आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब लेकिन अगर मैं अब यही क्वेश्चन को इस पॉइंट को लेकर अगर मैं करूं, तो फिर से देखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में होगा, और चूंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन इस डायरेक्शन में होगा, तो फिर से वही लगाते हैं, ये वाले फोर्स बराबर ये वाला फोर्स, तो इन दोनों के बीच का फोर्स, रिपल्सिव फोर्स जो कि इस तरफ आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, C 8Q इंटू E डिवाइड बाय उनके बीच की डिस्टेंस, तो इसके बीच की डिस्टेंस वहां से वहां तक की टोटल कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच की, तो वो हो जाएगी L स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, दोनों के बीच का ये फोर्स देखना था ना अपने को, सॉरी वही देखना था, सही है। तो L की वजह यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, इन दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो डिस्टेंस कितनी है, L प्लस एक्स, तो हो जाएगी L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि ये वाला फोर्स देखेंगे तो इन दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा हो, तो कूलम्ब कांस्टेंट C 8Q इंटू 2Q डिवाइड बाय अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों के लिए यहाँ पर एक समस्या क्रिएट हो जाएगी। क्या समस्या क्रिएट हो जाएगी, देखो अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल, 1Q से ये एक्चुअली 8Q से 8Q कैंसिल। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा, यानी जो x की वैल्यू आएगी, उस पूरी वैल्यू में ये प्रोटॉन की भी वैल्यू होगी और इस चार्ज की भी वैल्यू होगी। समझ पा रहे हो, यानी Q और E के फॉर्म में हमारा आंसर आएगा, क्योंकि यहां पर अब QE को हम किस तरीके से यहां पर हटा सकते हैं, तो ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने इसके पहले के क्वेश्चंस के मुकाबले अगर आप इसको कंपेयर अगर करो, तो आप क्या देखोगे कि जब हम चार्ज की वैल्यू निकालते हैं, जब चार्ज की वैल्यू निकालते हैं तो ये दो मेन चार्जेस में से किसी भी एक वैल्यू को लेकर आप चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हो कि वो कितना चार्ज रखा जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग पोजीशन निकालना चाहते हो कि वो पॉइंट को कहां रखना है, तब आप उस पॉइंट को लेकर कीजिए जो चार्ज आप रखने वाले हैं, तब उसे लेकर सॉल्व कीजिए, तब आपका आसानी से होगा क्वेश्चन। तो उम्मीद है बच्चों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा समझने वाली बात है, फिर से समझिएगा। ये दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस का अगर आप लोगों को तीसरे चार्ज, ऐसा एक चार्ज है जिसको रखने की वजह से इक्विलिब्रियम आएगा, तो इस तीसरे चार्जेस के बारे में आप लोगों से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कहाँ रखना है, वो तो आप समझ में आ गया है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा। लेकिन जब आप लोगों से ऐसा बोल दे कि इसको रखने की वजह से इसके ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, क्या चार्ज होना चाहिए, तब आप इन दो चार्जेस को लेकर सॉल्व करो क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन जब आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि ये वाले चार्ज को हम एक्चुअली इसकी पोजीशन, इसकी प्लेसमेंट कहाँ करें, कहाँ इसे रखें, तब आप लोग इस चार्ज को लेकर अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आप इसकी पोजीशन पर आसानी से पहुंच पाओगे। तो ये छोटा सा डिफरेंस था, दोनों तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बच्चे अक्सर इसमें उलझ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस था आप लोगों से। तो आज जो है मैंने आप लोगों को 7 क्वेश्चंस बताए, कल इन्हीं के कूलम्ब्स लॉ के बेस्ड पे मैं आप लोगों को और थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बताऊंगा। तो आपको अगर आपकी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने इस स्कूल गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, आप जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा मुझे इंप्रेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से नए नए वीडियोज़ ला पाऊँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।